नमस्कार। आज हम डॉक्टर सीवी रमन के ऊपर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। जो भारतीय वैज्ञानिक है उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और रमन इफेक्ट स्पेशली या फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और भारत रत्न मिला है, लेनिन शांति पुरस्कार मिला है। तो सीवी रमन के ऊपर हमारी टीम के 3 दोस्तों ने, हमारे दीपक, सूरज और निराली ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें हमको आपका जीवन परिचय और उनका योगदान पता चलेगा। और हमारे बीच में मौजूद है मीत, जो आगे इस पे चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ है DK दास। आप पढ़ाते हैं फिजिक्स हिमालयन स्कूल में, बहुत अच्छे टीचर हैं और उनका भी कुछ प्रेजेंटेशन है उसके बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं सीवी रमन की लाइफ पे एक छोटे सी पिक्चर स्टोरी। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्बल था। विद्यालय में रमन सभी अध्यापकों के प्रिय शिष्य थे। रमन ने 11 वर्ष की उम्र में ही 10वीं कक्षा पास कर ली थी। सीवी रमन के पिता चंद्रशेखर अय्यर AB नरसिम्हा महाविद्यालय विशाखापट्टनम में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसी वजह से सीवी रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी उनके पिता ने यह तय किया हुआ था कि वह रमन को पढ़ाई की सारी सुविधा देंगे। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमन ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1900 में कॉलेज में एडमिशन लेने के समय रमन एक 12 वर्ष का कमजोर लड़का था। यही नहीं, कॉलेज के पहले ही दिन उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा, बेटे, क्या तुम गलती से इस कॉलेज में आ गए हो? नहीं श्रीमान, मैं इस कक्षा का ही एक छात्र हूँ। सीवी रमन को भौतिकी में बहुत ही इंटरेस्ट था और उन्हें भौतिकी के सवालों को सोचने और हल निकालने में बड़ा ही आनंद आता था। 1904 में सीवी रमन ने प्रथम स्थान के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और भौतिक विज्ञान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद सीवी रमन ने मास्टर डिग्री करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को चुना। रमन मास्टर डिग्री के समय कक्षा में कम ही जाते थे क्योंकि वो कॉलेज की प्रयोगशाला में नई नई खोज करते रहते थे। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को भली भांति समझते थे, इसीलिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने देते थे। उनके प्रोफेसर RS जॉन्स ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी प्रयोग को अपने रिसर्च पेपर के रूप में छपवाएं, जिस पर अमल कर उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका फिलोसफिकल में छपवाया, जिसका नाम था प्रकाश का आणविक विकिरण। कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान डॉक्टर सीवी रमन को एक लड़की की आवाज़ इतनी पसंद आई कि वह अगले ही दिन उसके घर पहुंच गए। लड़की के घर जाकर उन्होंने उनके माता पिता से मुलाकात की और शादी का प्रस्ताव रख दिया। खास बात तो यह है कि लड़की के माता पिता भी इस शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। लड़की का नाम था लोक सुंदरी अम्मल। इस तरह इन दोनों का विवाह 6 मई 1907 को हुआ। साल 1907 में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीवी रमन को कलकत्ता में भारत सरकार वित्त विभाग में सहायक अभिलेखागार के तौर पर सेवारत किया गया। बर्मा में नौकरी करने के दौरान वो एक ऐसे बर्मी व्यापारी से मिले जिसने एक मकान बनाने के लिए कुछ धन बचाया हुआ था, पर दुर्भाग्यवश उस व्यापारी की लकड़ी की झोपड़ी में आग लग जाने से वहां रखे कागज के नोट भी जलकर खाक हो गए। वो मदद मांगने के लिए मुद्रा कार्यालय में गया। वहां के कनिष्ठ अधिकारी ने उसकी कोई खास मदद नहीं की। वो व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। रमन उस कार्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने व्यापारी से कहा, रो मत, मैं नोटों को अपने घर ले जाऊंगा और देखूंगा कि मैं उनका क्या कर सकता हूँ। रमन अपने अध्ययन कक्ष में गए और एक आवर्धक लेंस के माध्यम से नोटों की जांच करने लगे। दूसरे दिन उन्होंने उस व्यापारी को अपने कार्यालय में बुलवाया और कहा, ये नोट असली हैं। मैं आदेश जारी कर रहा हूँ कि इनके बदले आपको नए नोट दे दिए जाएं।
सन 1917 में सीवी रमन को कलकत्ता के विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव मिला। उस समय रमन एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें एक बड़ा मकान और बहुत से नौकर भी मिले हुए थे। प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव ने उन्हें दुविधा में डाल दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी लोक सुंदरी से पूछा, मैं क्या करूं? क्या मैं प्रोफेसर बनने के लिए आरामदायक सरकारी नौकरी छोड़ दूं? आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। अंत में उनके मन की जीत हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्ति स्वीकार कर ली। सीवी रमन ने 1921 में जल मार्ग द्वारा अपनी प्रथम यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूमध्य सागर को देखा और सोचा, समुद्र नीला क्यों होता है? मुझे इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। अंत में रमन ने यह सिद्ध किया कि समुद्र का नीला रंग सूर्य की रोशनी के बिखरे हुए असर के कारण होता है। सीवी रमन को अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। रमन को सन 1930 में रोशनी के बिखरे हुए असर पर नोबेल पुरस्कार मिला। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्यक्तिगत रूप से रमन को बधाई दी थी। उन्होंने केवल 200 रुपए के उपकरण द्वारा अपनी इस खोज को पूरा किया था। इस कारण से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर 1970 को डॉक्टर सीवी रमन का निधन हो गया, लेकिन वो युवाओं में विज्ञान के प्रति ललक जगा गए और अपने रिसर्च वर्क रमन इफेक्ट की वजह से आज भी सभी के दिलों में मौजूद हैं। ये था उनके जीवन के बारे में एक बेसिक छोटा सा इंफॉर्मेशन। और इसके बाद फिर उनका जो काम था, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है निहान। तो पहले वो देखते हैं कि रमन का काम किस दिशा में था और क्या क्या चीजें उसमें इम्पोर्टेंट थी। Imagine he created science in India when there was no science. He became an experimental scientist when there were very few experimental scientists. Very few experimental scientists of his quality and caliber. जी हाँ, मैं सर सीवी रमन की बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ उस दौर के भारत की जिस समय ब्रिटिश सरकार हम पर शासन कर रही थी और यहाँ तक कि हमें हमारे मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। ना ही हम अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करने की आज़ादी थी और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी। ऐसे कठिन दौर में भी सर सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक के रूप में देश के सामने उभरे। तो आइए जानते हैं सर सीवी रमन के एक्सपेरिमेंट्स और उनकी ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा कि रमन ने 16 साल की उम्र में बीए की डिग्री ले ली थी, मगर उनकी ख़राब तबीयत की वजह से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। रमन का कहना था, सिविल सर्विसेज ने उनकी ज़िंदगी में साइंस में उज्जवल भविष्य बनाने का रास्ता खोला। रमन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। एमए की डिग्री करते समय उन्होंने महान साइंटिस्ट को पढ़ना शुरू किया। ज़्यादातर रमन लॉर्ड रेलिंग और हरमन हॉयल मॉडल्स की किताबें पढ़ा करते थे। उनकी किताब द सेंसेशन ऑफ टोन्स पढ़ने के बाद रमन कहते हैं कि मैंने पहली बार समझा कि साइंटिफिक रिसर्च असल में है क्या और उसे कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट रहते हुए भी रमन ने अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर अपना पहला रिसर्च पेपर 1906 में 18 साल की उम्र में लिखा और उसे लंदन के प्रेस्टीजियस जर्नल फिलोसॉफिकल मैगजीन में पब्लिश किया। 1907 से 1917 के बीच रमन ने अपना ज़्यादातर समय एसोसिएशन में ही बिताया और इस समय के दौरान रमन ने अपनी वीणा, तांबुरा, मृदंग और तबले जैसे म्यूज़िकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की जिज्ञासा पर ध्यान दिया और साइंस और आर्ट को एक साथ जोड़ा। रमन ने तबला, मृदंग, वीणा, तांबुरा इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर रिसर्च करने पर पता लगाया कि बहुत तरह की अलग अलग ओवर ट्यून्स अलग अलग इंटेंसिटी से इन इंस्ट्रूमेंट से बाहर आती हैं उनकी कर्व डिज़ाइन की वजह से। 1918 में उनकी मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग्स एंड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वायलिन फैमिली पर वह एक मोनोग्राफ पब्लिश करते हैं
और उससे उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर अथॉरिटी मिल जाती है। इन 10 सालों में उन्होंने 27 पेपर उनके साइंटिफिक कामों पर पब्लिश किए। सितंबर 1921 में साउथैम्पटन से बॉम्बे लौटते समय वे मेडिटेरियन सी को देखते हैं और उनके मन में ये सवाल आता है कि मेडिटेरियन सी का पानी नीला क्यों है। ये देखने और विचार करने के बाद वो 1921 में 2 रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, एक जनरल नेचर पर और दूसरा बॉम्बे हार्बर से। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मुख्य अधिकारी चुन लिया जाता है। 36 साल की उम्र में रमन को ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस टोरंटो से इनविटेशन मिलता है एक डिस्कशन के लिए उनके रीसेंट साइंटिफिक पेपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, और रमन द ग्रेट अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और विजिटिंग प्रोफेसर बनकर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए रवाना होते हैं। वहाँ से लौटते ही रमन अपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू कर देते हैं और ये डिस्कवरी फरवरी 1928 में होती है और उसे अगले ही महीने जर्नल ऑफ नेचर में पब्लिश किया जाता है और उसे रमन इफ़ेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से दुनिया के सामने लाया जाता है। रमन के इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को आकर्षित किया और उन्हें 1930 में रमन्स इफ़ेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। 1931 में यूरोप से नोबेल प्राइज़ सेरेमनी के बाद कलकत्ता लौटते समय कॉर्पोरेशन ऑफिसेज और स्कूल्स उनके सम्मान में एक दिन के लिए बंद किए जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद किन्हीं कारणों से रमन से एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पद से हटा दिया जाता है। 1933 में रमन बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का डायरेक्टर बना लिया जाता है। रमन पहले इंडियन डायरेक्टर थे जिसने इस इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का सपना देखा। वहाँ उन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की भी खोज की। उन्होंने मैक्स बॉर्न को इंस्टीट्यूट लेक्चर देने के लिए भी बुलाया और हर साल एक एनुअल मीट ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट का भी आयोजन किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें ऑटोक्रेट कहकर उन पर इंक्वायरी बिठाई गई और डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया और उन्होंने अपना बाकी का जीवन फिजिक्स ऑफ डिपार्टमेंट के हेड बनकर बिताया। 1948 में रिटायरमेंट के बाद रमन अपना खुद का एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लेते हैं ताकि उन्हें आगे की रिसर्च एक्टिविटीज़ में परेशानी ना हो। इंस्टीट्यूट महाराजा ऑफ मैसूर की तोहफे में दी गई 11 एकड़ ज़मीन पर डोनेशंस और कुछ उनकी बचत से बनाया जाता है। अब रमन को क्रिस्टल्स की पढ़ाई का शौक़ हुआ। उनके पास बहुत से क्रिस्टल्स, मिनरल्स और रॉक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन था। उनके पास 600 यूनिक पीसेस ऑफ डायमंड का भी कलेक्शन था। उसके बाद उनके बाकी के साल फिजियोलॉजी ऑफ विजन पर काम करने में गुजरे और उनका आखिरी लेक्चर हियरिंग पर था। रमन की महान खोज के अलावा उन्होंने 465 साइंटिफिक पेपर्स और मोनोग्राफ भी लिखे। नवंबर 1970 में बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है, पर आज भी उनके द्वारा दिए गए इन्वेंशन से हम बड़ी बड़ी रिसर्च करने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई नेहा ने, लेकिन अब एक सवाल हम सबके सामने आता है कि रमन इफेक्ट क्या है और अगर रमन इफेक्ट उसका आज के हमारे जीवन में क्या असर है, या अगर रमन इफेक्ट से आज हम क्या इसको कैसे समझें आज के संदर्भ में। तो इसमें एक वीडियो और बनी है, अंजलि ने एक वीडियो बनाई है, रमन इफेक्ट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। सो वो वीडियो हम देखते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि रमन इफेक्ट का क्या प्रभाव है आज के जीवन में। रमन के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ जाना। सर सीवी रमन के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ जाना, उनका जीवन, उपलब्धियां और आविष्कारों के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रमन इफेक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज होता है।
और साथ ही यह भी कि कैसे आज भी वह साइंस में अपना योगदान दे रहा है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचें कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है। सोचें अगर ये ना होता तो क्या होता? क्या आज हम विज्ञान में उतने आगे होते जितने अभी हैं? और क्या भारत विज्ञान में अपनी वह जड़ें जमा पाता जो उसने आज जमाई हुई हैं? सोचिए, ग्लास में पानी कलरलेस पर मेडिटेरियन सी में ब्लू। रमन की इसी क्यूरियोसिटी ने नोबेल फेनोमेना ऑफ लाइट स्कैटरिंग की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही माइक्रोस्कोपिक जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस में कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में उपयोग किया जाता है। 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसी प्रभाव को इस्तेमाल कर ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ जो माइक्रो ट्यूमर सेल्स को हेल्थी सेल्स से डिफरेंशिएट करता है, और इसी कारण सर्जरी संभव हो पाती है। साथ ही ये फॉरेंसिक में भी यूज होता है, जिसमें केमिस्ट्री स्ट्रक्चर फिंगरप्रिंटिंग एक एग्जाम्पल है। जियोलॉजी और मिनरोलॉजी में मिनरल का बिहेवियर आइडेंटिफाई करने के लिए रमन इफेक्ट ही एक लौटा ऐसा इफेक्ट है जो कि 20 सेकंड में बता देता है कि केमिकल का कैरेक्टर सॉलिड, लिक्विड, गैस या पाउडर। इसका उपयोग केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि दूर अंतरिक्ष पर भी किया जाता है, जैसे सैटेलाइट स्कैनिंग और कई देशों के स्पेसक्राफ्ट्स में। आप सभी ने रमन इफेक्ट को इससे भी बहुत ज्यादा करीब से देखा और इस्तेमाल किया है कि कैसे। सुनिए, जब भी आप किसी एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो आपके बैग को एक स्कैनिंग मशीन से निकाला जाता है। जी हाँ, ये रमन स्कैनर है। ये स्कैनर किसी भी एक्सप्लोजिव या मेटेलिक मटेरियल को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ये बेस्ट सिक्योरिटी ऑप्शन है। एयरपोर्ट्स पर नार्कोटिक स्पॉट्स ड्रग डिटेक्शन के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं रमन एप्लीकेशन दूर दूर तक फैली हुई है। सीवी रमन कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मौलिक और सबसे गहरी जांच वे है जो मानव जीवन और गतिविधियों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ये बात यहाँ हर तरह से तर्कसंगत साबित होती है। तो हमारे साथ है मीत और डॉक्टर डी के दास। डॉक्टर डी के दास पढ़ाते हैं फिजिक्स हिमालयन स्कूल में। मीत आरजीएफ से ही है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे और वो ऑडियंस से बातचीत करें इस सिलसिले में, और कुछ शायद पीपीटी भी है जो वो दिखाना चाहेंगे। मीत आप समाने आगे। तो हमने ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट अर्ली 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीते हुए भारत रत्न सीवी रमन के बारे में कैसी इंटरेस्टिंग सी उनकी जिंदगी रही है ये जाना। अब सब उनकी इतना लंबा उनका करियर था, उनकी बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज थी, खोजें थी उनकी, पर सबके लिए जब सबसे ज्यादा वो जिसके लिए जाने जाते हैं वो है ये रमन इफेक्ट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो रमन इफेक्ट एक बेसिकली क्या है, एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। एक फील्ड है फिजिक्स में, तो एक लाइन में अगर इसको बोले, ये रमन इफेक्ट को बोले, तो वो है इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटॉन्स विद चेंजिंग ऑफ वेवलेंथ एंड कलर ऑफ लाइट एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आप अगर ऐसे लेवल हो, आपको इतना फिजिक्स का ध्यान नहीं है, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आए। पर बात है कि एक लाइट कोई भी एक मटेरियल को हिट करती है, उसके एटम्स को हिट करती है, तो क्या इफेक्ट आता है, और बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट्स आते हैं। उसमें से एक इफेक्ट है रमन इफेक्ट। तो इसका थोड़ा ये मतलब एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मतलब ये उन्होंने कहा, सीवी रमन डिस्कवर्ड दैट व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल द लाइट कैन डोनेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूल। सिर्फ जब लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, उसमें एक एनर्जी है, और वो किसी भी एक मैटर को,
उस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे सकती है। और वो एक वो उस एकदम क्वांटम स्केल पे ही होता है, एकदम एटॉमिक स्केल पे, परमाणु के स्तर पे ही होता है। तो और क्या होता है कि लाइट अलग अलग, हमको पता है कि जो लाइट हमको जो दिखती है उसके 7 मेन रंग है, हमने देखा है रेनबो, इंद्रधनुष देखा है। तो उसमें से कुछ, और वो 7 रंग इसलिए क्योंकि सबकी एक अलग अलग वेवलेंथ है। हमको पता है कि लाइट एक वेव की तरह है। इसका हम और डिटेल में जाते हैं। तो ये हमें पता है कि ये 7 रंग प्रिज्म के थ्रू हम देखते हैं स्प्लिट होती है। ये स्प्लिट भी इसलिए होती है क्योंकि इन सब के अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये जिनकी ज्यादा वेवलेंथ है वो कम होती है, जिनकी छोटी वेवलेंथ है वो ज्यादा बेंड हो जाती है वायलेट की तरह। और जो लाइट है वो भी एक तरह की रेडियो वेव है। रेडियो वेव हम सब जानते हैं, रेडियो वेव, ऐसे एक्स रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सब ये लाइट की स्पीड पे ही चलती हैं, जो हमको दिखती नहीं है, उनका कोई वजन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ये जब किसी मैटर में आती है तो वो मैटर के इलेक्ट्रॉन्स से टकरा के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके उनमें एनर्जी कम की जो हो सकती है या बढ़ सकती है, वो टकरा के स्कैटर हो सकती है या सीधी निकल जाती है। काफी में तो सीधी निकल जाती है, काफी में स्कैटरिंग होती है। और जैसे हमें चीजों के जो कलर्स दिखते हैं वो इसी वजह से दिखता है कि ये लाइट स्कैटर होके। और क्या होता है कि जो लाइट का है जो अलग अलग लाइट की जो एनर्जी है वो या तो उनकी ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है, अब किसी भी एक कलर की जो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। E = hν, यहाँ पे V जैसा बना है, उसका एक्चुअली ग्रीक लेटर है hν, फ्रीक्वेंसी। तो ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा एनर्जी, और ये एनर्जी फिर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स साथ में आ जाते हैं, उन सबके भी इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एक अलग अलग लेवल पे एक एनर्जी होती है। तो एक कम एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियस के पास होते हैं ज्यादा। जो ज्यादा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो इसमें तो क्या होता है कि ये मैं आपको एक्चुअली थोड़ा बेहतर एक वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। थोड़ा एक दो पहले एक इमेज भी दिखा देता हूँ। तो हमने देखा कि हमने देखा कि लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ मतलब ये यहाँ से यहाँ ये पतली हो रही है ना, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। कम वेवलेंथ मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यही एक रिलेशन रहता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा तेजी से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है लंबे रास्ते में। तो इस तरह से ये हमारी लाइट है। तो इनकी अलग अलग एनर्जी है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे कम एनर्जी है। और और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स और इसमें, उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं जो एकदम फिक्स्ड लेवल होता है। तो एक एनर्जी हो सकती है, फिर उनके बीच में किसी भी एनर्जी पे नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन, फिर एक और ज्यादा एनर्जी होती है उसकी। हमको पता है कि एटम कैसा दिखता है। तो ये देखो, हमको पता है कि ये सबसे अंदर न्यूक्लियस के सबसे पास जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली ये इसके बीच, यहाँ बीच में कोई भी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर एक ऐसा ही ऊपर जाता है। तो ऐसे फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स रहते हैं किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल। तो यही हमको, इसी के बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है। और यही एक एप्लीकेशन है ये रमन इफेक्ट का, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हम देख रहे हैं। हम कोई मटेरियल टेस्ट कर सकते हैं, हमको पता है कि
उसका रमन स्कैटरिंग पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से लेवल्स पे जंप करेगा, हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी लाइट की दिखेगी, कौन सी नहीं दिखेगी, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल का ऐसा रमन स्पेक्ट्रम है और ये वो वाला मटेरियल। चलिए इस पे वीडियो देखते हैं ताकि थोड़ा आपको बेहतर इस तरह से। Hello friends, welcome to the next video in the analytical instrumentation series. In the previous few videos, we have learnt about different components used in analytical instrument effect. Let us first understand the Raman effect. When a sample is exposed to monochromatic light in visible region, the sample absorbs light and major portion of the light gets transmitted through the. तो कोई भी हम सैंपल, ये मटेरियल है जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट, मतलब एक ही कलर की लाइट, तो ये जब ये मटेरियल के थ्रू जाती है तो ज्यादातर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ है जो अब्सॉर्ब हो जाती है इसके sample. However, और कुछ स्कैटर हो जाती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि जो लाइट है वो मैंने तो बताया कि ये लाइट वेव है, तो यहाँ पे ऐसे गोलों की तरह क्यों आ रहा है। तो फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है। तो कोई भी ऐसी माइक्रोस्कोपिक चीज बहुत ही छोटी वेव फॉर्म में भी होती है और एक पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो साथ साथ मतलब वेव फॉर्म भी है, और तो कुछ बिहेवियर उसका, कुछ व्यवहार उसका ऐसा दिखेगा जिसमें वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग वेव की कोई स्कैटरिंग नहीं होती। part of the light is scattered by the sample in all the directions. One can observe the scattering at right angle to the incident beam. The incident light has a particular frequency. है। तो जो इंसिडेंट मतलब जो ये वाला, इसका मतलब जो इनिशियल यहाँ से जो आ रही है लाइट, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी। If the scattered light has the frequency same as the incident light, then the scattering is called as Rayleigh scattering. जो स्कैटर हुई लाइट मतलब टकरा के दूसरी डायरेक्शन में गई, अगर वो अनचेंज है, मतलब वही फ्रीक्वेंसी है, वही कलर की लाइट है, तो उसको रैले स्कैटरिंग कहते हैं। कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, बस लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, उसमें उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई scattering. However, it has been observed that about 1% of the total अब ये देखा गया और ये सीवी रमन जी ने डिस्कवर किया कि तकरीबन 1% जो स्कैटर्ड, जो बिखरी लाइट है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो मतलब वो कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं है, एनर्जी उसकी बराबर नहीं रहती, इन इलास्टिक स्कैटरिंग है जिसमें उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। scattered intensity occurs at frequencies different from the incident frequency. This is called as Raman scattering. इसको रमन स्कैटरिंग बोला, और वही है रमन इफेक्ट कि ये लाइट जाती है, स्कैटर हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। Raman scattering can be thought of as two-photon process. फोटोन वही है, मतलब जो लाइट को अगर हम पार्टिकल की तरह देखें तो लाइट के पार्टिकल को फोटोन बुलाते हैं। तो ये कहते हैं कि दो फोटोन का एक प्रोसेस है, एक फोटोन जो आता है। The electrons have different vibrational levels. और ये वो एनर्जी लेवल्स, कि एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे हो सकता है या इस पे हो सकता है या इस पे हो सकता है, इनके बीच में कभी नहीं हो सकता। They are defined by specific energy differences. When an incident monochromatic light, तो ये फोटोन आया यहाँ से, और ये यहाँ के वो मॉलिक्यूल एटम का इलेक्ट्रॉन है जो इस एनर्जी लेवल पे interacts with an electron in the sample, the electron absorbs energy from the incident photon. तो क्या होता है कि ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, और मतलब उस टाइम पे फिर कोई फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं करता, बस सारी एनर्जी इसमें आ गई है, और पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये एक वर्चुअल एनर्जी, इसको वर्चुअल एनर्जी स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइनल कभी इसमें नहीं रहता, ये तुरंत उस स्टेट में जाके वापस एक दूसरे स्टेट में आ जाता है। तो ये अभी इसको बहुत सारी एनर्जी, and it rises to a virtual state of energy. The energy transferred is given by the formula E equals h nu. तो वो ये h न्यू जो है यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी थी जो फोटोन आया उसकी, और h एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेसिकली हम आइडिया ये है कि जो एनर्जी है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है,
ये और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एनर्जी है सिर्फ फ्रीक्वेंसी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, और ये जो h जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। where nu is the frequency of incident photon. The electron then falls back to an energy level by losing energy. या तो ये जो अभी यहाँ वापस ये तुरंत एनर्जी वो खो देता है और ये वापस एनर्जी इस एक एनर्जी लेवल पे ड्रॉप करता है। ये यहाँ पे आप देखो तो ये वापस उसी एनर्जी लेवल पे आ गया E। If the energy lost equals to the energy तो of जो एनर्जी लॉस है वो इनिशियल एनर्जी गेन के बराबर है, जो आई मिली इसको एनर्जी उतनी incident photon, the electron falls back to its initial level and in this process emits another photon. Since the energy lost is equivalent to the energy of incident photon, the released photon has same frequency as the incident photon. As the frequency ये वाला phenomenon है, इसको ये Rayleigh scattering है, इसमें frequency नहीं is same, Rayleigh scattering occurs. However, sometimes electrons, when losing energy from the virtual state, can fall back यहाँ देखा ये वापस वो एनर्जी गेन करके इसने खोई, पर पूरी सारी एनर्जी नहीं खोई, थोड़ी इसके पास to a different vibrational level. In this case, the energy lost by the electron is different than the energy absorbed from the incident photon. As a result, the photon emitted by the electron has energy different than the incident photon. This is तो फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी अलग, मतलब लाइट का अलग कलर आएगा, लाइट का कलर चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो और possible when the frequency of the emitted photon is different than the incident photon. This gives rise to Raman scattering. Depending upon the final energy of the electron or final vibrational level of electron, तो जो फाइनल एनर्जी है Raman scattering can be separated into Stokes line and anti-Stokes line. तो अभी हमने जो देखा यहाँ पे, ये पहले तो यहाँ गिरा, पर ये और भी ज्यादा गिर सकता है, मतलब जितनी एनर्जी इनपुट हुई उससे ज्यादा आउटपुट हो सकती है, और ये अपनी खुद की थोड़ी जो एनर्जी वो खो सकता है। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा ऊंची होगी उसमें, क्योंकि इसमें एनर्जी कम हो गई। Final energy of the तो ऐसे केसेस में जब आउटपुट एनर्जी ज्यादा हो जाती है, मतलब आउटपुट एनर्जी कम होती है, जो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखा, तो उसको स्टोक्स स्कैटरिंग कहते हैं एक तरह से। और वो जो स्टोक्स लाइन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि एक स्पेक्ट्रम पूरा बनता है, और उसमें हमको दिखता है कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो यहाँ ये वाली लाइट कलर का लाइट हमें दिख रहा है, एक लाइन में दिखता है, इसलिए उसको स्टोक्स लाइन बुलाते हैं। और अगर आउटपुट एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकला, तो एंटी स्टोक्स। frequency of scattered photon is less than the frequency of incident photon, Stokes lines are observed on Raman spectrum. This means studying the spectra, one can identify electron. The Raman spectra gives the जो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की बात की, ये रमन स्पेक्ट्रम हर एक मॉलिक्यूल का यूनिक होता है, मतलब एक ही टाइप का स्पेक्ट्रम हर एक मॉलिक्यूल का एक आपको दिखेगा, और उस मॉलिक्यूल को आप उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उस मटेरियल को आप उसको आप ढूंढ सकते हैं। आपको कोई मटेरियल मिला, आपको जानना है कौन सा मटेरियल है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके आपको पता है कि एक मटेरियल, हमने ये पढ़ाई तो पहले कर ही ली, मतलब ये रिसर्च कर ली कि हर मॉलिक्यूल का कैसा रमन स्पेक्ट्रम आता है। तो वो देख के आप फिर कोई अनजान मटेरियल मिला, तो उसको आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके आप पता लगा सकते हो कि वो मटेरियल है या नहीं। molecular fingerprint, and it is different for different molecules. By studying the spectra, one can identify the rotational levels and thus a particular molecule. This helps in performing qualitative analysis. Qualitative analysis मतलब यही कि मतलब किस टाइप का मटेरियल है, किस क्वालिटी का मटेरियल है, किसी कोई हम देखना है। Similarly, the intensity of a particular Raman line helps one determine the concentration of a molecule in a sample. तो कितनी ज्यादा ब्राइट वो लाइन आई, कितने ज्यादा फोटॉन्स ऐसे थे जो निकले। अगर ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा फोटॉन्स उस फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे। तो अगर वो मटेरियल कम है, किसी एक सैंपल लिया आपने कि हमको जिस मटेरियल के लिए हम टेस्ट कर रहे थे वो कम मिला, तो उसकी ये इंटेंसिटी कम होगी, वो लाइट की ब्राइटनेस कम होगी। तो उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना मटेरियल है किसी एक सैंपल। In this manner, quantitative analysis can be done. Thus,
Raman spectroscopy can be used to perform both qualitative and quantitative ये वो क्वांटिटेटिव बोलते हैं कि कितना मटेरियल है किसी सैंपल में किसी चीज का, और क्वालिटेटिव की कौन सा मटेरियल। तो ये दो चीजें हम analysis on a sample. Hit that like button. तो ये था हमारा बेसिकली एक, आप होपफुली थोड़ा आइडिया, बहुत काफी एडवांस टॉपिक है ये, पर होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा और आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा इसमें कि ये कैसा फिनोमेना, और ये इतना काफी बड़ा और फंडामेंटल एक डिस्कवरी थी जिसने मतलब फिजिक्स के एप्लीकेशन वगैरह को काफी आगे बढ़ा दिया था, इसलिए उसको इतना मतलब इतना बड़ी डिस्कवरी मानी गई और इसलिए वो नोबेल प्राइज दिया गया, भारत रत्न दिया गया, इंग्लैंड से नाइटहुड भी मिली। तो ये था मेरी तरफ से एक तरह से, तो होपफुली आपको थोड़ा उम्मीद है कि थोड़ी आइडिया लगा होगा इसका। एक बार मैं, अगर अंजलि है यहाँ पर, तो एक बार अंजलि से, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं थी, तो वो एक बात की रमन इफेक्ट कैसे हमारे आज के जीवन में, उसको थोड़ा अंजलि अगर वैसे समझा सकती है। यस सर। हाँ, थोड़ा बताना, जो क्योंकि तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्री थी तब भी थोड़ा क्लैरिटी थोड़ी कम थी, तो एक बार रमन इफेक्ट कैसे हमारे आज के जो लाइफ है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो रमन इफेक्ट। यस सर। हाँ। सर बेसिकली अगर हम सबसे अपने क्लोज देखें तो रमन इफेक्ट हमें कॉमनली एयरपोर्ट्स या मेट्रो स्टेशन पर जो स्कैनर्स होते हैं जिनमें बैग स्कैन किए जाते हैं एक्सप्लोसिव या मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे सबसे कॉमनली हमें देख सकते हैं रमन इफेक्ट यूज होते हुए उन स्कैनर्स में। और सिक्योरिटीज का मानना है कि वो एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी ऑप्शन है। और सर फॉरेंसिक में यूज होता है रमन इफेक्ट, फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, और जियोलॉजी और मिनरोलॉजी में जैसे कि सर ने बताया कि वो उनका कैरेक्टर कैसा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जेल या पाउडर, वो पता करने के लिए होता है रमन इफेक्ट का यूज। और 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने रमन इफेक्ट का इस्तेमाल करके ब्रेन ट्यूमर के खिलाफ एक वेपन बनाया था, जिसका यूज करके माइक्रो ट्यूमर सेल्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता था हेल्थी सेल्स से, जिससे कि सर्जरी 100% मतलब कि संभव हो पाई, वरना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उससे पहले। और कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करता है बॉडी में, और कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सर इसका प्रयोग केवल पृथ्वी नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी किया जाता है, सैटेलाइट स्कैनिंग और कई ज्यादा देशों के स्पेस क्राफ्ट्स में रमन इफेक्ट का यूज होता है। थैंक यू अंजलि। और अब आखिरी में एक, हम क्योंकि रमन का बड़ा जुड़ाव था वाद्य यंत्रों से भी, इंस्ट्रूमेंट से भी, और तो एक हमारे दोस्तों ने एक रैप बनाया है, हम तो बिना रैप बनाया जिसमें हम थोड़ा रैप भी है और थोड़ा उसमें बातचीत भी है कि कैसे साइंस और कला का एक जो मिश्रण उनके उसमें दिखता है। तो आई थिंक वो देखते हैं एक बार वीडियो, फिर उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। उनकी सबसे प्रख्यात खोज रमन प्रभाव थी। यह अमूल्य खोज 28 फरवरी के दिन उनके द्वारा की गई थी, इसलिए उस शुभ दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1957 में सीवी रमन को रूस का लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। अत्यंत प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए सीवी रमन के नाम को नील बोर, रदरफोर्ड, चार्ल्स कैबी, यूजीन लॉक और चार्ल्सन जैसे नामी वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया था। अंग्रेजों की गुलामी जब कर रहे थे हम, हिंदुस्तान में शिक्षा के साधन थे थोड़े कम, अगर मगर अगर कर रहे थे सारे, पर लगन से रमन बढ़ रहे थे आगे। 1907 में पूरी की पढ़ाई, आगे की जिंदगी खोज में लगाई, साथ ही साथ और भी काम किया, सरकारी नौकरी और शादी बिया, होगा मिश्रण कला और विज्ञान का, होगा मिश्रण कला और विज्ञान का।
बेशुमार प्यार था उनको विज्ञान से, हर चीज में विज्ञान को खोजते थे ध्यान से, ज्ञान से, शान से और बलिदान से। क्यों है पानी नीला शायद आसमान से, इन प्रश्नों के उत्तर दिए इन्होंने विज्ञान से। जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, से गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। होना था मिश्रण कला और विज्ञान का, होना था मिश्रण कला और विज्ञान का। पिताजी की संगत में संगीत इनको भाया, बचपन से रमन ने कला को अपनाया। जब पड़े एक ही थाप तबला और मृदंग में, फिर क्यों आती आवाज दोनों की अलग ढंग से। वाद्य यंत्र में होता उत्पन्न कैसे कंपन, सितार की हर तार में क्यों रहती सुरों की अनबन। संगीत था उनका शौक और विज्ञान था जुनून, दोनों को मिलाने से मिला उन्हें सुकून। ऐसे हुआ मिश्रण कला और विज्ञान का, ऐसे हुआ मिश्रण कला और विज्ञान का, मिश्रण कला और विज्ञान का, मिश्रण कला और विज्ञान का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारा इतना ही था, और थोड़ा सा आज हम दास सर से कनेक्ट नहीं हो पाए ढंग से, नहीं तो थोड़ा सा उनकी पीपीटी जो उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई थी। हालांकि मीत ने काफी इसको समझाने की कोशिश की और अच्छे से समझाया भी इसको। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मीत, आप कुछ कहना चाहेंगे बस से पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर। उम्मीद है कि हम और ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, हम तो इसको सीरीज बनाने का प्लान सोचा ही है जी जी, और भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करेंगे, और भारत के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं भारत के विज्ञान के, वो थोड़ी और बेहतर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा रमन इफेक्ट आपको। जी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार हम दोबारा से कुछ एक नए साइंटिस्ट को लेके उनकी लाइफ पे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा मिलता है। थैंक यू।